Proctor's compaction test for the maximum dry density of a certain soil gave the results as, ठीक है, तो हमने प्रॉक्टर टेस्ट किया तो हमें जो मैक्सिमम डाई डेंसिटी मिली वो मिली 1.77 ग्राम पर सीसी। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ये आपका हो गया 14.44। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है तो आपसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा हुआ है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो होता है क्या है कि हमारे पास कुछ सॉइल होती है, इस सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ वाटर मिलाते हैं, वाटर मिलाकर इसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद इस सॉइल में से थोड़ी सी सॉइल क्या होगी, अलग निकाल ली जाएगी और ओवन डाई मेथड से इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ओवन डाई मेथड से हम लोग क्या कर लेंगे, इसके वाटर कंटेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या मालूम होता है, गामा बल्क मालूम होता है, और गामा बल्क को जब हम लोग 1+W से डिवाइड कर देते हैं तो डाई डेंसिटी, क्योंकि दिमाग में आ सकता है कि दिया है डाई डेंसिटी और पूछ रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो गामा डी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, गामा डी बराबर होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। ठीक है, यहां से आपका क्या आ जाएगा, वॉइड रेशियो आ जाएगा। फिर आपको मालूम है एस सी बराबर डब्ल्यू जी होता है, डब्ल्यू आपको मालूम है, जी आपको मालूम है, वॉइड रेशियो आपने निकाल दिया। सॉल्व करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 77%। ठीक है, 77। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही। फॉर अ गिवन सॉइल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी सॉइल के लिए अगर हम लोग कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाएंगे तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है। तो ग्राफ हमारे पास इस तरह से होता है, ये होता है डाई डेंसिटी और इधर होता है वाटर कंटेंट, तो हमें इस तरह से ग्राफ मिलता है। ये होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ये होता है हमारे पास गामा डी मैक्स। ठीक है, जब हम लोग कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा देते हैं, फर्स्ट ट्रू है, ध्यान से पढ़ो बेटा, जब हम लोग कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ा देते हैं तो कम पानी से ही हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाएगी। तो अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो क्या शिफ्ट कर जाता है, वो थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है, लेफ्ट में और ऊपर की ओर। ठीक है, तो कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाने से कॉम्पैक्टिव एफर्ट अगर आप इंक्रीज करोगे तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है और गामा डी मैक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया, क्योंकि बोला है फॉर अ गिवन सॉइल ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिव एफर्ट, जबकि यहाँ होना क्या था, डिक्रीज। जैसे ये गलत हो गया वैसे आपका आंसर क्या हो गया, इसका डी हो गया। फर्स्ट फॉल्स तो सेकंड मस्ट बी ट्रू। क्या कह रहे हैं, हायर द कॉम्पैक्टिव एफर्ट हायर इज द डाई डेंसिटी एट द सेम मॉइस्चर कंटेंट। ये बिल्कुल सही बात है ना, ज्यादा डेंसिटी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। The porosity of a certain soil sample was found to be 80% and its specific gravity is 2.7. तो पोरोसिटी दी है 80% यानी कि 0.8 और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया है 2.7। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है, तो ICR क्रिटिकल ग्रेडियंट आपसे पूछा है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है कि हमारे पास अगर ये सॉइल सैंपल है, और इस सॉइल सैंपल में से होके कुछ वाटर जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इधर वाटर लेवल ये था, इधर वाटर लेवल ये था, तो दोनों साइड में जो हेड लॉस हो गया वो कितने का हो गया, डेल्टा एच का। और लेंथ आपके पास क्या है, ये एल, लेंथ क्या है, एल है। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ।
अब इसकी एक क्रिटिकल वैल्यू होती है, उस क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो होती है सिग्मा बार 10 प्लस सी, 10 प्लस सी। अब मान लीजिए अगर कोहेशन लेस सॉइल है तो अगर ये इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गई तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी या सपोर्टिंग पावर खत्म हो जाएगी। सिग्मा बार क्या होता है, ये होता है आपके पास गामा सबमर्ज इनटू जेड। तो व्हाट इज गामा सबमर्ज्ड, व्हाट इज गामा सबमर्ज्ड, ये होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, यही तो होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर सॉइल में सीपेज ऊपर की ओर है, अगर ये सपोज कीजिए सॉइल है और इसमें सीपेज ऊपर की ओर है, वाटर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो हो जाती है वो हो जाती है गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। जब हम इसको जीरो करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास गामा सबमर्ज अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा सबमर्ज की वैल्यू आप देख लेना, ये जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, एन अपॉन गामा डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो आई क्रिटिकल की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाती है, जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाता है वो हमें मिल जाता है क्या, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। अब आपको मालूम है वॉइड रेशियो क्या होता है, एन अपॉन वन माइनस एन। तो जी माइनस वन अपॉन वन प्लस, अगर ई की वैल्यू मैं लिख दूं एन अपॉन वन माइनस एन, तो आप देखेंगे सेम फॉर्मूला बन जाएगा जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। तो आपको हर बार अगर वॉइड रेशियो दिया, मतलब पोरोसिटी दी हुई है, तो आपको टू स्टेप प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको टू स्टेप प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले वॉइड रेशियो निकालेंगे फिर आप पुट करेंगे। आप सीधे सीधे क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, आई क्रिटिकल इक्वल्स टू जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन। तो जी कितना है 2.7 माइनस वन इंटू वन माइनस 0.8, तो 1.7 इंटू 0.2, तो वैल्यू कितनी है 0.34, 0.34। ठीक है जी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, two observation wells penetrating into a confined aquifer are located 1500 meter apart in the direction of flow। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशन वेल है हमारे पास और इनके जो बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1500 मीटर। ठीक है, नाउ in the direction of flow heads of 50 meter and 25 meter are indicated at these two observation well। तो हम लोग मान रहे हैं कि फ्लो अगर इधर से इधर है, अगर फ्लो मान लेते हैं इधर से इधर है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हेड क्या होगा, ज्यादा। तो इधर जो हेड है वो कितना है 50 मीटर और इसमें हेड क्या है कम, जो कितना है आपके पास 25 मीटर। तो इन दोनों के बीच का जो हेड डिफरेंस हो जाएगा वो क्लियरली आपको दिख रहा है कितने का है, 25 मीटर का हेड डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द एक्विफर इज 30 मीटर पर डे, के की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मीटर पर डे एंड इट्स पोरोसिटी 0.25, एन की वैल्यू दी हुई है 0.25। द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ एन इनर्ट ट्रेसर फ्रॉम वन वेल टू अनदर इज। तो यानी कि यहां पर क्या है, एक इनर्ट ट्रेसर है, कोई केमिकल सब्सटेंस है ना। तो ये क्या होगा, ये यहां से इधर फ्लो करके जब जाएगा, ठीक है, तो किसी सर्टेन पानी के साथ, पानी में घुला हुआ है तो ये पानी के साथ ही जाएगा, तो पानी के साथ जाकर ये यहां पर पहुंचेगा आपका। ठीक है, यहां पर पहुंचेगा। समझ में आ रही है। तो इसको यहां से ये 1500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे ये मालूम चल जाए कि राइट साइड से जो वाटर है, जो वाटर फ्लो कर रहा है वो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो उससे अगर डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर भी आप लोगों का आ गया है, बहुत बढ़िया।
भिंडी मास्टर। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, तो कैसे करेंगे इसको? तो हमें मालूम है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, k इंटू आई होता है, k इंटू आई होता है। ठीक है, तो k क्या है, परमेबिलिटी, वो कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर पर डे, है ना। और जो आपको ग्रेडियंट दिया हुआ है आई, वो कितना है, हेड लॉस अपॉन लेंथ 1500। सॉरी, k की वैल्यू दी हुई 30, k की वैल्यू दी 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.5 मीटर पर डे, 0.5 मीटर पर डे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये फ्लो वेलोसिटी है। एक्चुअल में क्या होता है, सी पेज वेलोसिटी ट्रू वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, v अपॉन एन। तो इसको आप क्या करेंगे, पोरोसिटी से डिवाइड करेंगे। तो पोरोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 0.25, याद आएगा 2 मीटर पर डे। तो जो वेलोसिटी आ गई वो 2 मीटर पर डे आ गई। तो भैया आपके पास डिस्टेंस है कितनी, 1500 मीटर। तो 1500 मीटर की डिस्टेंस 2 मीटर पर डे की वेलोसिटी से ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड कह दीजिए। तो 750 डेज, 750 दिन लग जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, साबाश मारियो साबाश। भैया अगर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसका सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग है, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसका सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए क्यूआरपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली कोई भी स्टेट एजेई का एग्जाम हो, या जिस एग्जाम का लेवल स्टेट एजेई का हो। गेट और ईएससी के लिए पार्शियली बेनिफिशियल रहेगा, बाकी सबके लिए 100% बेनिफिशियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी वाला टीचर को मत बताओ कौन सी बुक से क्वेश्चन कराओ, कौन से मत कराओ। आप ये देखो कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीजों का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए, ये करना पड़ेगा अभय प्रताप सिंह। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर अगर रहेगा तो उसकी वजह से परमेबिलिटी डिक्रीज होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वॉइड्स जो हैं वो भर जाएंगे। दूसरा, एनट्रैप्ड एयर डिक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। सही बात है, अगर एनट्रैप्ड एयर होती है तो वाटर के फ्लो को रोकती है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आंसर क्या रहेगा, सी हो जाएगा। एसएससी जेई की प्रैक्टिस के लिए आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर सोल्यूशन ले लो आईईएस मास्टर के, लेकिन खाली उससे नहीं होगा, आपको साथ में ईएससी के भी सोल्यूशंस लेने पड़ेंगे। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेई, इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय आईईएस मास्टर ले लो। ठीक है, मोर देन इनफ है, उतना ही कर लेना। और बाकी एसएससी जेई का पेड बैच चल रहा है, मेंस का चाहो तो अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से फ्रिक्शन एंगल अफेक्ट होगा या नहीं होगा, पता नहीं। दूसरा, मॉइस्चर इंट्रोड्यूसेस कैपिलरी इफेक्ट इन अ सैंडी सॉइल लीडिंग टू एपरेंट इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये भी नहीं पता। क्या 100% पता है उसको देखिए। मॉइस्चर इंट्रोड्यूसेस कैपिलरी इफेक्ट इन अ सैंडी सॉइल लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ एपरेंट कोहेसन। तो सॉइल जो सैंड होती है वो वैसे तो कोहेसन लेस होती है, लेकिन मॉइस्चर की वजह से उसके अंदर एपरेंट कोहेसन आ जाता है। तो तीसरा आपका सही है 100%। फोर्थ कह रहा था कैपिलरी फिल्म इज ब्रोकन बाय ड्राइंग और सबमर्जेंस लीडिंग टू लॉस इन दी एपरेंट कोहेसन।
तो आपको मालूम होगा सैंड के अंदर बल्किंग हो जाती है, सैंड बल्किंग। तो सैंड बल्किंग को हटाने के लिए या तो उसे पूरी तरीके से ड्राई करो, नहीं तो उसे पूरी तरीके से क्या कर दो, सबमर्ज्ड कर दो। दोनों में कैपिलरी ट्यूब्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एपरेंट कोहेशन खत्म हो जाता है। तीसरा और चौथा, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा दोनों विरोधाभासी हैं, पहला और दूसरा दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक कह रहा है कि डज नॉट अफेक्ट और दूसरा कहता है अफेक्ट। तो पहला और दूसरा दोनों एक साथ हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो भैया तीसरा और चौथा दोनों सही होने थे तो डी सही होता या ए सही होता, लेकिन पहला और दूसरा दोनों एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप में सब पीडीएफ वीडीएफ मिल जाती है, बट मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ भैया पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में मत रहो, पुस्तकाएं ले लो, ठीक है। बुक्स खरीदो, बुक से पढ़ो, पीडीएफ रखी की रखी रह जाएंगी। वैसे सही बताएं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है फ्रिक्शन एंगल पर, ठीक है। एमपीपीएससी एई में वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल है बेटा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी एग्जाम दिया नहीं है ये। हाँ, हमारे एमपीपीएससी एई के जो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने पहले एग्जाम दिया वो शायद बता दें। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसने एमपीपीएससी एई का इससे पहले एग्जाम दिया है, वो मदद कर सकता है कि भाई कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द वॉइड रेशियो ऑफ अ गिवन सॉइल ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर सॉइल बी। तो ए का जो वॉइड रेशियो है वो बी के वॉइड रेशियो का दुगना है। While the effective size of particle of soil A is 1/3 of that of soil B, जबकि जो सॉइल ए का जो इफेक्टिव साइज है वो 1/3 है बी के इफेक्टिव साइज का। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन सॉइल ए टू दैट इन सॉइल बी। तो एच ए अपॉन एच बी पूछा है। तो वैसे तो अब एच निकालने का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है, बट बाकी सारा डेटा आपके पास है नहीं। तो यहां पर क्या होता है, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। H इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट C अपॉन E इंटू D10, ठीक है। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू C अपॉन E D10। अब C तो कांस्टेंट है, C तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, HA अपॉन HB इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, EB इंटू DB अपॉन EA इंटू DA इज इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये EB का दुगना है, और ये हो जाएगा 3 ऊपर, तो कितना रहेगा 3/2 यानी कि 1.5, 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stratum soil consists of 3 layers of equal thickness, ठीक है। एक सॉइल स्ट्रेटम है, इसमें 3 लेयर है और तीनों लेयर की सेम थिकनेस है। और जब कभी ऐसा हो ना, तो शॉर्टकट करने का तरीका ये होता है, सबको एक मान लो, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, जल्दी अगर क्वेश्चन करना है तो। ये कह रहा था परमेबिलिटी ऑफ बोथ द टॉप एंड द बॉटम लेयर्स इज 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी जो परमेबिलिटी है वो है 10⁻⁻⁴, और इसकी भी है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड दैट ऑफ द मिडल लेयर इज 10⁻⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी दे रखी है 10⁻⁻3, तो इसे लिख लो 10 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐड करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। 10⁻³ को ऐसे कर लो, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द एंटायर कंपोजिट ऑफ द सॉइल लेयर। तो के एच की वैल्यू पूछी है, तो के एच का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, K1H1 + K2H2 + K3H3 अपॉन
H1 प्लस H2 प्लस H3। तो सिंपल सा, क्योंकि मैंने H1 H2 H3 तीनों को 1 माना है तो नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये 1 1 1 खत्म हो गया मल्टीप्लाई में, सीधे ऊपर क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो K1 प्लस K2 प्लस K3, तो 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, तो ऊपर हो जाएगा 12। तो 12 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 चौक 12, आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो स्लाइट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो सकती है? इजी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, इनको पढ़ना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सैंड लेयर बिलो अ लेक विद स्टैंडिंग वाटर डज नॉट ऑल्टर एज द वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स। तो क्या है? ये कोई लेक है, इस लेक में वाटर भरा हुआ है, तो इसके नीचे यहां पर, यहां तो कह रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ सैंड लेयर बिलो अ लेक विद स्टैंडिंग वाटर डज नॉट ऑल्टर एज द वाटर लेवल फ्लक्चुएट्स। तो क्या होता है? वाटर लेवल अगर घटता बढ़ता है तो हमें मालूम है कि अगर मान लीजिए यहां पर जो स्ट्रेस होगी, मान लीजिए यहां पर अगर मैं स्ट्रेस ले लेता हूं, तो जो टोटल स्ट्रेस होगी वो क्या होगी आपके पास? वो होगी गामा जेड प्लस गामा डब्ल्यू जेड, राइट। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी उसके लिए क्या करेंगे? पोर वाटर प्रेशर को हम माइनस करेंगे, तो गामा डब्ल्यू जेड वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां पर अगर वाटर लेवल राइज करेगा तो टोटल स्ट्रेस उतने से ही बढ़ जाती है, पोर वाटर प्रेशर भी उतना ही बढ़ जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस उतनी कम होती है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है हमारे पास वो क्या होती है? सिग्मा माइनस यू। तो केवल वाटर लेवल अप डाउन होने से टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों में फ्लक्चुएशन सेम रहता है, सो इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? रिगार्डिंग वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड सरफेस एनी राइज इन द वाटर टेबल causes इक्वल चेंजेस इन बोथ पोर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। कह रहा है अगर वाटर टेबल ग्राउंड से नीचे है, और अब अगर वाटर टेबल अप डाउन हो रही है, तो क्या पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस में सेम इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ये गलत है। सेम इफेक्ट तब पड़ता है जब वाटर टेबल क्या हो? ग्राउंड लेवल के ऊपर हो, ना कि ग्राउंड सरफेस के नीचे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। जैसे ही दूसरा गलत हुआ, आपके ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, और आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। फिर भी पढ़ लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है? कैपिलरी सैचुरेशन विल कॉज द इफेक्टिव स्ट्रेस टू इंक्रीज। तो कैपिलरी की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है? बढ़ जाती है। तो तीसरा आपका सही है। आज आपको बहुत बढ़िया एलिमिनेशन से बताते हैं कि कैपिलरी की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों बढ़ जाती है। सर आपने क्यूआरपी सेशन में क्वेश्चन किस बुक से कवर किया? बेटा लगभग हर बुक के क्वेश्चंस हैं क्यूआरपी में, आपके ईएससी के भी हैं, यूथ के भी क्वेश्चन है, एसएससी जेई के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मेनली इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूथ पब्लिकेशन, इन दोनों के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको क्यूआरपी में। अब देखिए ध्यान से, तो देखो ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स हैं।
और मान लीजिए ये जो है ये वाटर पार्टिकल है, ये क्या है, वाटर पार्टिकल है। अब कैपिलरी का मतलब क्या है? कैपिलरी का मतलब ये है कि ये जो वाटर पार्टिकल है ये सॉइल के अंदर अपने आप क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। ये क्या करेगा, ये पार्टिकल सॉइल में अपने आप ऊपर की ओर मूव करेगा। अब देखो जब रिलेटिव मूवमेंट होता है तो आपको मालूम है फ्रिक्शन कहां लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सॉइल इस पर फ्रिक्शन कहां लगाएगी, नीचे की ओर। नहीं, बेसिकली क्या है, हाँ एक मिनट, ये जो वाटर पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इसको ऊपर कौन खींच रहा है, सीपेस तो हो नहीं रही है, सीपेस नहीं है, सीपेस और कैपिलरी दोनों अलग है। ठीक है, अभी इसमें सीपेस का भी बता देंगे, सीपेस में डिक्रीज क्यों करता है और कैपिलरी में इंक्रीज क्यों करता है। तो पहले कैपिलरी की बात करते हैं, पहले कैपिलरी की बात करते हैं। तो कैपिलरिटी में क्या होता है, ये जो वाटर पार्टिकल है इसे सॉइल ऊपर खींच रही है, कौन खींच रहा है, सॉइल ऊपर खींच रही है। तो सॉइल इस पर ऊपर की ओर सरफेस टेंशन 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो सरफेस टेंशन की वजह से पार्टिकल ऊपर की ओर खींच रहा है। तो अगर ये सॉइल पार्टिकल ऊपर की ओर खींचेगा सॉइल के थ्रू, तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये क्या करेगा, सॉइल पर कहां फ्रिक्शन लगाएगा, फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर। तो सॉइल अगर इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है तो ये सॉइल पर क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। तो किसी भी लेवल पर क्या था, पहले जो स्ट्रेस लग रही थी वो गामा सॉइल और इनटू जेड ये तो लगी रही थी, साथ ही साथ ये कैपिलरी की वजह से नीचे की ओर कैपिलरी प्रेशर क्या हो गया, और ऐड हो गया, और ऐड हो गया। आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगी वो बढ़ जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि सीपेज में क्या होता है, जबकि सीपेज में क्या होता है, इस पार्टिकल को सॉइल ऊपर नहीं खींच रही है। एक्चुअल में क्या है कि यहां पर हेड लॉस होता है, हेड डिफरेंस होता है, उस हेड डिफरेंस की वजह से इस वाटर पार्टिकल पर ऊपर की ओर क्या लगता है, प्रेशर एक्ट करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उस प्रेशर की वजह से ये पार्टिकल अपने आप ऊपर जाता है, सॉइल नहीं खींच रही है, सॉइल नहीं खींच रही है, सीपेज प्रेशर की वजह से ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जा रहा है, जो हेड डिफरेंस है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो सॉइल इस पर फ्रिक्शन कहां लगाएगी, नीचे की ओर, सॉइल फ्रिक्शन कहां लगाएगी, नीचे की ओर। तो जब ये सॉइल इस पर नीचे की ओर फ्रिक्शन लगा रही है तो ये सॉइल पर कहां फोर्स लगाएगा, अपोजिट, ऊपर की ओर। जब ऐसा होगा तो किसी भी लेवल पर सॉइल का इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सीपेज में इस वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जबकि कैपिलरिटी में इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि कैपिलरिटी में सॉइल पार्टिकल को ऊपर खींचती है, तो सॉइल इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा दी है, तो वाटर इस पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और जब नीचे की ओर फोर्स लगाएगा इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी। जबकि सीपेस में ये वाटर ऊपर हेड डिफरेंस की वजह से आ रहा है, सॉइल नहीं खींच रही है। तो अब सॉइल और इसके अंदर रिलेटिव मूवमेंट है, तो सॉइल इस पर नीचे की ओर फ्रिक्शन लगाएगी, तो बदले में सॉइल पर ऊपर की ओर। ठीक है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जिससे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A uniform collapsible sand stratum 2.5 meter thick has specific gravity of its sand as 2.65। तो आपके पास क्या दे रखा है, एक 2.5 मीटर थिक
सैंड है सैंड, ठीक है। और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, G बराबर 2.65 विद अ नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ 0.65। वॉइड रेशियो आपको दे रखा है 0.65। द हाइड्रोलिक हेड रिक्वायर्ड टू कॉज क्विक कोलैप्सिबल सैंड कंडीशन, यानी कि क्विक सैंड कंडीशन। तो क्विक सैंड कंडीशन के लिए क्या होगा, क्रिटिकल ग्रेडियंट, ठीक है। तो भैया जो क्रिटिकल ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, G-1/1 + E, और वो क्या हो जाएगा, हेड डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। तो 2.65 - 1/1 + 0.65 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, और सॉइल जो हेड लॉस हो रहा है वो इस लेंथ में हो रहा है तो 2.5। बड़ी इजी कैलकुलेशन हो गया यार, 1.65 से 1.651 2.5 ही आ गया फिर तो आंसर आपका 2.5 मीटर। कितना रहेगा, 2.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The possibility of quicksand condition occurring is more on the downstream of a weir on a permeable foundation than on the upstream end with an upward component of seepage velocity. यहां से क्या हो रहा है, इस तरह से सीपेज हो रही है, तो ये आपके पास अपस्ट्रीम साइड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड है। तो कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम साइड में क्विकसैंड कंडीशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज seepage lines end with an upward component of seepage velocity at the downstream reaches of such a weir. तो आपको मालूम है कि जब अपवर्ड सीपेज होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर जाती है, तो फ्लो क्योंकि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ होगा तो इधर वेलोसिटी का क्या होगा, अपवर्ड कंपोनेंट होगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर जाएगी, और इस साइड में आपके सीपेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जैसा अभी बताया। तो इसमें एक चीज और देखिएगा जो आपको बताया था अभी कि देखो अपवर्ड सीपेज है तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, अपवर्ड सीपेज। सीपेज हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं, अपवर्ड सीपेज। तो अगर अपवर्ड सीपेज होगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर सीपेज डाउनवर्ड होती तो, लेकिन जरूरी है कि सीपेज अपवर्ड ही हो, सीपेज डाउनवर्ड होगी तो क्या होगा, अब मान लीजिए यही सीपेज डाउनवर्ड हो रही होती इस तरह से, तो अगर डाउनवर्ड सीपेज होती, अगर डाउनवर्ड सीपेज होती तो सॉइल इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहां लगाती, ऊपर की ओर। फ्रिक्शन कहां लगाती, ऊपर की ओर। जब वाटर पार्टिकल पर फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा तो सॉइल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहां लगेगा, नीचे की ओर। तो डाउनवर्ड सीपेज से तो बल्कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 3 लेयर्ड सॉइल सिस्टम द थिकनेस ऑफ द टॉप एंड बॉटम लेयर्स ईच आर हाफ द थिकनेस ऑफ द मिडिल लेयर, ठीक है। तो कह रहा है टॉप और बॉटम लेयर की जो थिकनेस है वो बीच की हाफ है, तो इसको आप मान लो 2 मीटर, इसको मान लें 2 मीटर, तो ये कितनी रहेगी, 1 मीटर, और ये भी कितनी रहेगी, 1 मीटर।
In a three layered soil system, the thickness of the top and bottom layers each are half the thickness of the middle layer. बीच को 1 मानते तो ऊपर नीचे हाफ हाफ होता, तो उससे अच्छा बीच को 2 मान लिया तो ऊपर नीचे 1 1 हो गया. The coefficient of permeability of the top and bottom layers each are double the coefficient of permeability K of the middle layer. तो बीच की परमेबिलिटी अगर K है तो ये कितनी है 2K, और ये भी कितनी होगी 2K. When horizontal flow occurs, the equivalent coefficient of permeability of the system will be, तो KH पूछा है, KH. तो KH बराबर क्या होता है, K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3. तो 2K इंटू 1 2K, K इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2. ठीक है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 6K आ जाएगा ऊपर, और टोटल डेप्थ कितनी हो गई 4 4, तो कितना हो जाएगा 3/2K, तो 1.5K. समझ रहे 1. तो थोड़ा सा डेटा अगर आप सही तरीके से एग्जाम में तो क्वेश्चन आपका काफी इजीली हो सकता है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा. चौधरी साहब 3 बार 1.5 1.5 1.5 मतलब चलिए अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now a flow net for seep is under a seed pile wall has NF is equal to 4 और ND is equal to 8. तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल 4 दिए हैं, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप 8 दिए हुए हैं, एंड द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. KH और K वर्टिकल आपको दिया हुआ है इतना इतना. If the head loss through the soil is 2 meter, the quantity of seepage per meter length of the wall will be. तो पर मीटर लेंथ जो हमें सीपेज मिलता था स्मॉल क्यू, वो क्या होता था के एच एन एफ अपॉन एन डी. बट यहां पर क्या है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है. ठीक है, तो के की वैल्यू आप क्या लेंगे अंडर रूट में के हॉरिजॉन्टल इंटू के वर्टिकल इक्विवेलेंट. अब हेड लॉस आपको दिया यार, एन एफ आपको दिया है, एन डी आपको दिया है, आंसर बता दो. सब कुछ तो दिया हुआ है सवाल में आपको. एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. चलिए, तो सीपेस पर मीटर लेंथ क्या होता है, क्यू बराबर के एच एन एफ अपॉन एन डी होता है. के की वैल्यू आप ये रख दोगे, एच की वैल्यू 2, एन एफ 4, एन डी 8. आंसर आपका आ गया 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर. ठीक है, चलिए in a flow net each field must be a curvilinear square. तो फ्लो नेट कैसे बनाते हैं, हमारे पास फ्लो लाइन होती है और हमारे पास क्या होती है इक्विपोटेंशियल लाइन होती है. तो ये हमारे पास क्या है फ्लो लाइंस, और ये हमारे पास क्या है इक्विपोटेंशियल लाइन. और ये एक दोनों के क्या होती हैं ऑर्थोगोनल, एक दूसरे से परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये हमारे पास इनको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट्री स्क्वायर.
इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल या एलिमेंट्री स्क्वायर। ये डिस्टेंस आप b मान लो और ये डिस्टेंस आप a मान लो। हाँ जी। फिर कह रहा है ईच फ्लो स्टेज चैनल इन अ फ्लोनेट हैज द सेम रेट ऑफ फ्लो। ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहां से भी आपका Q डिस्चार्ज Q1 Q मिलता है, यहां से भी Q मिलता है, या कि ये डेल्टा Q कह लो। सर एक बार ब्रिज का भी, हाँ यार सोचा तो था मैंने, ये ब्रिज इनका भी करवाएंगे, ठीक है, इनकी भी थ्योरी पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इनको बोलते जरूर स्क्वायर है, बट कह रहा ईच फील्ड मस्ट बी अ स्क्वायर। याद रखना जहां पर मस्ट बी हो ना, ये मस्ट 100% वाली, ओनली, ऑलवेज, थोड़े से एरोगेंट टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ये गलत होते हैं। तो ये आपका गलत है क्योंकि स्क्वायर होने का मतलब है ए इज इक्वल टू बी। स्क्वायर होने का मतलब है ये बी और ये ए, तो ए इज इक्वल टू बी। जबकि ए इज इक्वल टू बी होना जरूरी नहीं है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। तो जितने भी एलिमेंटल स्क्वायर होते हैं इनके लिए, सभी के लिए ए और बी का रेशो क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर इसको मैंने बोल दिया A1 B1 और यहां पर इसी को हमने बोल दिया A2 B2, तो A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2। अगर डेरिवेशन आपने कर रखा है तो आपको याद होगा, ठीक है, याद होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहता है, तो जिससे ये स्क्वायर नहीं होता। देखो यहाँ पर आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ठीक है, तो नाम दे देते हैं बट है नहीं स्क्वायर। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 आपका गलत, स्टेटमेंट आपका 2 सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आती है बात समझ में कि नहीं आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, तब तक हम पानी पी लें। Consider the following statements. Quantity of seepage in each flow channel of a flow net is independent of the size of the field. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। ड्रॉप इन हेड between adjacent equipotential lines of a flow net is dependent on upstream head. दूसरा सही है या गलत है? थर्ड क्या कह रहा है, विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ द करेस्पॉन्डिंग एग्जिट ग्रेडियंट विल डिक्रीज। ये सही बात है क्योंकि जितना ज्यादा फ्लो लेंथ होगा आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। दूसरे को ध्यान से देखो, तो बेसिकली सही बताएं तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, KH/NF अपॉन ND। तो यहां पर ये जो जो H होता है वो बेसिकली क्या होता है, हेड लॉस होता है, डेल्टा H। तो दो लाइन के बीच में मान लीजिए हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है वो N है, तो यहां से यहां तक आने में जो एक में जो ड्रॉप होगा डेल्टा H,
ये होगा कैपिटल डेल्टा एच अपॉन नंबर ऑफ हेड लॉस। तो दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो ड्रॉप होता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, दोनों साइड के वाटर लेवल पर डिपेंड करेगा। बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों के बीच के हेड डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, हेड डिफरेंस पर। लेकिन ये डेल्टा एच किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा एच डिपेंड कर रहा है एच अपस्ट्रीम माइनस एच डाउनस्ट्रीम। तो डेल्टा एच डिपेंड कर रहा है एच अपस्ट्रीम और एच डाउनस्ट्रीम पर, इसलिए हम सेकंड वाले को भी सही मान सकते हैं। हालांकि थोड़ा डाउटफुल था बट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि डेल्टा एच डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसने इसने ये नहीं बोला कि ओनली वर्ड नहीं लगा हुआ है। ड्रॉप इन हेड बिटवीन एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस ऑफ अ फ्लोनेट इज डिपेंडेंट ऑन अपस्ट्रीम हेड। अगर यहां पर ओनली वर्ड लिखा होता या लिखा होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या लिखा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दूसरा गलत हो जाता। ना तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, ना तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, और ना ही यहां पर ओनली वर्ड का यूज किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो दो एडजेसेंट लाइन के बीच का जो हेड लॉस है वो टोटल हेड लॉस पर डिपेंड करता है, और टोटल हेड लॉस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के हेड पर डिपेंड करता है। तो इसने मैंने कह दिया कि अपस्ट्रीम के भी हेड पर डिपेंड करेगा। केवल डिपेंडेंसी बता रहे हैं, ठीक है, केवल इस पर डिपेंड करेगा ये नहीं कह रहे। तो इसने हम इसको दूसरे को सही मान लेंगे। आप कह रहे क्वांटिटी ऑफ सीपेज इन ईच फ्लो चैनल ऑफ अ फ्लो नेट। तो देखो बच्चे, जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करने के लिए हमारे पास ये फ्लो पाथ होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लो चैनल। तो हर फ्लो चैनल में हम लोग जो डिस्चार्ज होता है पर यूनिट लेंथ उसको कांस्टेंट मानकर चलता है। ये मेन डेरिवेशन में ये एक एजम्पशन होता है, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q3, ठीक है। तो जितने फ्लो चैनल्स होंगे सबके अंदर क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सीपेज इन ईच फ्लो चैनल ऑफ अ फ्लो नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फील्ड। तो क्योंकि सब में आपने कांस्टेंट मान लिया, सारे चैनल में क्या मान लिया आपने, फ्लो को सेम मान लिया, ठीक है, तो साइज से इंडिपेंडेंट रहेगा। इसको आप यहां पर भी देख सकते हो, जैसे कोई सीट पाइल है और इसके लिए हम लोग फ्लो चैनल बनाते हैं, तो यहां पर फ्लो चैनल ये बनता है, यहां पर फ्लो चैनल ये बनता है, फिर ये फ्लो चैनल है, फिर ये फ्लो चैनल है, फिर ये फ्लो चैनल है, ठीक है। तो आप हमारे पास क्या है, फ्लो चैनल डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे नंबरिंग गलत कर दी है इन्होंने। पहला चैनल आपके पास ये है, दूसरा चैनल ये है, थर्ड चैनल ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ चैनल ये है। तो टोटल हमारे पास 5 चैनल। तो ये आप देख रहे हो इन चैनल के साइजेस क्या है, डिफरेंट है, बट सबसे होने वाले सीपेस को क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। और ये जो लाइन है ये आपकी इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है, ये क्या है आपके इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है, ठीक है रोहित, समझ में आ गया। तो क्योंकि सभी चैनल्स में से चार्ज डिस्चार्ज को कांस्टेंट माना गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है तो उनके साइज वगैरह पर डिपेंड नहीं करेगा। याद रखिएगा एक ही फ्लोनेट से, एक जो सिंगल फ्लोनेट बना रखा है हमने उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sand sample has a bulk density of 20 kilonewton per meter cube। तो गामा दे रखा है 20 kilonewton per meter cube एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस दे रखा है 70% यानी कि 0.7। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जी दे रखा है 2.65। अरे काहे इतनी मेहनत की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर दिस सॉइल, ठीक है, आई क्रिटिकल बताना है। फर्स्ट चैनल में स्पेस नहीं, आपको नहीं दिख रहा होगा, इस पे स्पेस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, चाहे कितना भी कम स्पेस हो यहाँ पर स्पेस रहेगा। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो फिर तो फ्लो ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो इस डायग्राम पर मत जाओ। अगर यहाँ पर ये हमने माना है कि यहाँ से अगर ये डिस्टेंस है यहाँ से, तो ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आई की वैल्यू क्या होगी,
जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। अब प्रॉब्लम क्या है कि ना तो वॉइड रेशो गिवन है ना पोरोसिटी गिवन है, कैसे करेंगे इसको? तो क्या करेंगे इसमें आप? गामा बल्क दे रखा है आपको। गामा बल्क का फॉर्मूला होता है जी इंटू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। जब जी से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डब्ल्यू जी को लिख देते हैं एस ई, तो जी प्लस एस ई अपॉन वन प्लस ई गामा डब्ल्यू। गामा आपको मालूम है, जी आपको मालूम है, एस आपको मालूम है, गामा डब्ल्यू आपको मालूम है, यहां से आ जाएगा वॉइड रेशो। और एक बार वॉइड रेशो आ जाएगा तो फिर आई क्रिटिकल निकालना आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखिए फटाफट, गामा टोटल या गामा बल्क जी प्लस एस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये 20 जी एस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे वॉइड रेशो की वैल्यू आ गई 0.5। जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई रख के सॉल्व किया, ठीक है, तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। An isobar is a line which connects all points below the ground surface at which आइसोबार क्या होता है? तो भैया वो एलिवेशन के लिए कंटूर होता है, आइसोबार नहीं होता है। इसका आंसर है, क्या होगा इसका? सी, द वर्टिकल स्ट्रेस इज द सेम। ठीक है, ऐसे पॉइंट जिन पर वर्टिकल स्ट्रेसेस सेम रहेंगी उन सभी पॉइंट्स को, हाँ बिल्कुल। वैसे प्रेशर, हाँ आइसोबारिक, याद है आइसोबारिक पढ़ते थे, तो बार वर्ड होता है प्रेशर के लिए, और प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? सेम। प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? सेम। तो वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है, तो यहां से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A connected concentrated load of 50 kilonewton acts on the surface of ground। तो ग्राउंड की सरफेस पर 50 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। The increase in vertical stress directly below the load at a depth of 4 मीटर will be। तो यहां से 4 मीटर नीचे डेल्टा सिग्मा बताना है। बेसिकली क्या होगा, जो सॉइल का सेल्फ वेट होगा उसकी वजह से तो स्ट्रेस रहेगी रहेगी, इस लोड की वजह से कितना। ठीक है, तो जो स्ट्रेस होती है सिग्मा जेड, ये हम लिखते हैं के इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, पॉइंट लोड के जस्ट नीचे। और ये जो कांस्टेंट के होता है इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर। ठीक है, के। तो बॉसिनेस के थ्योरी के अकॉर्डिंगली वैसे तो के की वैल्यू हम लोग लेते थे 0.4775। याद रखिएगा, ये जो सिग्मा जेड होता है ये इंक्रीमेंटल स्ट्रेस होता है। बेसिकली इट इज स्ट्रेस ड्यू टू दिस पॉइंट लोड। ठीक है, टोटल स्ट्रेस नहीं होता है, टोटल के लिए तो सेल वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसने इसकी वैल्यू खुद ही आप देख रहे हो 0.48, 0.48, तो 0.48 ले लो। 0.48 की जगह आप इसे कितना 0.5 भी ले लेते। बड़ा फर्क पड़ रहा है यार, ये तो 0.48 इंटू
अच्छा सॉरी, सही था। सोलह 48 और 3 पंजे 15, तो 1.5 आ गया। ठीक है, अब 0.5 लेने से फायदा नहीं था, अब 0.48 ही रखो, इसलिए इसने नीचे 4 लिखा है, 4 का इसका 16 से कट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Boussinesq इक्वेशन इज नॉट सुइटेबल फॉर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। Boussinesq इक्वेशन जो है वो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के लिए सुइटेबल नहीं है, बिकॉज सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स डू नॉट रिप्रेजेंट एन आइसोट्रोपिक कम होमोजीनियस सिस्टम। कल एग्जाम है, दिल्ली पहुंच गए हैं, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आज 10 बजे करीब लाइव आएंगे ईएससी वाले एग्जाम, ईएससी वाले स्टूडेंट्स से बात करने के लिए, ठीक है, या तो 10 बजे या 9:30 पर, देखता हूं मैं। तो देखो जनरली क्या होता है, पहले तो समझो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। हाँ, तो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। तो अगर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होंगे, अगर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होंगे तो ये लेयर डिफरेंट होगी और ये वाली लेयर डिफरेंट होगी। तो अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल में जाता हूं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, यहां पर हॉरिजॉन्टल में जाता हूं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, वर्टिकल में जाता हूं तो डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये आइसोट्रोपिक तो नहीं है। तो इट साउंड्स ओके। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को बिकॉज वर्ड लगाकर ऐड करके पढ़ता हूं तो सही दिख रहा है। Boussinesq इक्वेशन इज नॉट सुइटेबल फॉर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स बिकॉज सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स डू नॉट रिप्रेजेंट एन आइसोट्रोपिक कम होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ए। अब इस, लेकिन ये तो हमने तुक्का मार दिया, एक्चुअल में क्या है तो पढ़ भी लेते हैं इसको। तो दो ही इक्वेशन होती है, Boussinesq एंड वेस्टरगार्ड। तो Boussinesq के assumption पढ़ लीजिएगा। तो Boussinesq इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस एट एनी पॉइंट beneath द सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट लोड। तो पहले होता है जो Boussinesq इक्वेशन मेनली है किसके लिए, पॉइंट लोड के लिए। assumptions आर एज फॉलोज, पहला, द सॉइल मास इज इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड सेमी इनफाइनाइट। इलास्टिक का मतलब आप समझते ही हैं, वैसे सॉइल इलास्टिक होती नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर उसमें स्ट्रेसेस आती हैं उतने में वो इलास्टिक रहती है सॉइल। आइसोट्रोपिक बता दिया, होमोजीनियस मालूम है। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट क्या है कि ग्राउंड में नीचे की और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, पर ग्राउंड सरफेस पर जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो जीरो टू इन्फिनिटी सेमी इनफाइनाइट, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट फुल इनफाइनाइट। तो जिसका ना और होता है ना छोर होता है वो इनफाइनाइट है, जिसका और होता है लेकिन छोर नहीं होता है वो सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो भैया तो इसका और है बट छोर नहीं है, ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट। दूसरा, द सॉइल इज वेटलेस, सेल्फ वेट को इग्नोर मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द लोड इज पॉइंट लोड एक्टिंग ऑन द सरफेस, the sedimentary deposits are not isotropic, that is they do not have identical elastic properties throughout the mass and in every direction, so Boussinesq equation can't be applied in sedimentary deposit। वेस्टरगार्ड लगा सकते हो, वेस्टरगार्ड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टू क्वेश्चन, consider the following statements, a conspicuous break in the continuity of a grain size distribution curve indicates a mixture of soil from two different layers। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहे हो, और मैं इस तरह से क्या आ गया, इसमें गैप आ गया। तो गैप होने का मतलब क्या है कि ये वाली सॉइल कहीं और से ली गई होगी और ये सॉइल कहीं और से ली गई होगी, तभी इसमें एक सर्टेन रेंज के पार्टिकल है और इसमें एक सर्टेन रेंज के पार्टिकल है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका पूरी तरह से सही है। स्टेटमेंट 2, a steep grain size distribution curve indicates prevalence of nearly uniform grain size। तो आपको मालूम है इधर क्या बनाते थे, परसेंटेज
फाइनर, और इधर क्या होता था आपके पास ग्रेन साइज। तो भैया इस परसेंटेज फाइनर के करस्पॉन्डिंग भी यही साइज मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग भी यही मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग भी यही मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग भी यही मिल रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, एक ही तरह के पार्टिकल हैं सारे, एक ही तरह के पार्टिकल हैं। गुड्डू भैया गूगल बाबा की शरण में जाओ, कॉन्स्पिशियस टाइप करो, अब तो टाइप भी नहीं करना, बोल सकते हो, बोल कर देखो क्या बताता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली। थर्ड कह रहा है फ्लैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट सर्टेन रेंज ऑफ पासिंग ग्रेन साइज। अब मान लीजिए अगर यही ग्राफ इस तरीके से होता, तो इसमें क्या होता है, सेम तो इस रेंज के पार्टिकल जो है वो गायब है, इस रेंज के पार्टिकल आपके पास क्या है, गायब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये देखें कि आपने अगर 100 ग्राम का सैंपल लेके चले और यहां पर 10 ग्राम रिटेन कर गया और यहां पर 90 ग्राम, तो यहां पर जीरो रिटेन, यहां पर जीरो रिटेन, यहां पर जीरो रिटेन, तो जितना परसेंटेज फाइनर इसके लिए होगा उतना ही परसेंटेज फाइनर इसके लिए होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेंगे, ऑल थ्री आर करेक्ट, 1 2 एंड 3 ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ विड्थ ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले इज डबल्ड, एक स्क्वायर फुटिंग है जो किले पर रेस्ट कर रही है, कन्फर टू ओरिजिनल फुटिंग, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी इंक्रीज्ड बाय। इजली सीन और नोटिस, समझ गए, तो इजली आपको गैप दिख रहा है दोनों के बीच में, ब्रेक दिख रहा है बेसिकली। तो आपको मालूम है कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है टर्जागी के अकॉर्डिंग, किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए, तो 1.3 CNC प्लस गामा DF_NQ प्लस 0.4 गामा BN गामा, यही तो होता था स्क्वायर के लिए। अब आपको मालूम है कि अगर किले है, क्या है किले, तो किले के लिए NC की वैल्यू 5.7, NQ की वैल्यू 1 और N गामा की वैल्यू 0। जब N गामा की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म तो खत्म हो गई। तो जब ये विड्थ वाली टर्म खत्म हो गई, ये वाली टर्म, हालांकि ये वाली टर्म भी 0 है, इसका यूज नहीं है, बट ये टर्म भी आपके पास क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि रेस्टिंग ऑन किले है। ठीक है, किले ऊपर है, सरफेस पर है, तो DF भी 0 हो जाएगा, तो केवल 1.3 CNC बचेगा जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो नेट अल्टीमेट भी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता और अल्टीमेट भी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, तो मैं इस टर्म को ना भी कंसीडर करूं तब भी। ठीक है, तो बी वाली टर्म क्योंकि खत्म हो गई किले के लिए, तो किले की जो बेरिंग कैपेसिटी होगी वो क्या रहेगी, आपके पास कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप फुटिंग का साइज डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a purely cohesive soil was tested by unconfined compression test. The mean unconfined compression test strength was obtained as 50 kilonewton per square meter. तो unconfined compressive strength जो है वो है 50 kilonewton per meter square. The net ultimate bearing capacity of the soil adopting Tarzagi's concept will be. तो Q net ultimate आपसे पूछा हुआ है, adopt bearing capacity factor 5.7 and 1 kg is approximately equal to 10 Newton. ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो अननेसेसरी दे रखा है। बिल्कुल, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्यू यू इज इक्वल्स टू CNC प्लस गामा DF_NQ प्लस हाफ गामा BN गामा।
अब सॉइल आपकी क्या है, प्योरली कोहेसिव है। सॉइल अगर प्योरली कोहेसिव होगी तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नेट अल्टीमेट करेंगे, क्योंकि नेट अल्टीमेट आपसे पूछा हुआ है, नेट अल्टीमेट ही पूछा है ना, हाँ नेट अल्टीमेट, क्यू नेट अल्टीमेट, तो इसमें से गामा डीएफ माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस गामा डीएफ। जब माइनस गामा डीएफ करते हैं तो इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से गामा डीएफ कॉमन आ जाएगा, तो गामा डीएफ कॉमन आके ये क्या बन जाएगा, गामा डीएफ एन क्यू माइनस वन। और क्योंकि एन क्यू की वैल्यू वन होती है तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या आ गया, सी एन सी, ठीक है। तो कोहेसन कितना हो जाएगा, 50 का हाफ, और इंटू एन सी की वैल्यू 5.7, तो 25 इंटू 5.7 कर दीजिएगा, तो 142.5, आंसर इज सी, ठीक है। नहीं नहीं, अभी 1-2 महीने का समय लगेगा ज्वाइनिंग आने में, अभी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लोकल shear फेलियर इफ फाई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो लोकल shear फेलियर क्या बोले, आपको मालूम है फाई की वैल्यू क्या होती है, 28 डिग्री से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली कोहेसिव सॉइल। The net ultimate bearing capacity of a purely cohesive soil depends on the width of the footing as independent of depth, depends on the width as well as depth, depends on the depth is independent of both। तो आंसर क्या रहेगा इसका, डी। नेट अल्टीमेट क्या होता है, आंसर इज डी नॉट सी। नेट अल्टीमेट की बात हो रही है ऑन प्योरली कोहेसिव सॉइल्स। तो नेट अल्टीमेट हमने अभी तो लिखा सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू माइनस वन प्लस हाफ गामा बी एन गामा। तो ये जीरो हो गया क्योंकि एन गामा जीरो है, ये जीरो हो गया क्योंकि एन क्यू वन है, तो सी एन सी मतलब कांस्टेंट हो गया। तो ना तो डेप्थ पर डिपेंड करेगा ना बी पर डिपेंड करेगा, आंसर इज डी, आंसर इज डी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना यार, आज आपकी क्लास 15 मिनट पहले छोड़नी थी, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दे रहा हूं फटाफट। मंडे को आपका क्या होगा, टेस्ट रहेगा, टेस्ट के लिए आप पढ़ के आइएगा। टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मंडे में टेस्ट किस किस का होगा आपका, सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील एंड सॉइल, जो हमने 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं उन 5 का टेस्ट होगा। कल नहीं, कल इसके कल क्यूआरपी नहीं होगा, कल क्यूआरपी नहीं होगा, मंडे को होगा। अब टेस्ट की तैयारी करो आप।